क्या स्टडी करने वाले हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम पढ़ चुके हैं, साथ ही में मोमेंटम को भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तीन ही लॉ है हमारे मोशन के, तो आज तीसरे लॉ को भी स्टडी कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इन तीन जो मोशन के लॉज हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इन तीनों में सबसे आसान है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट भी इसका सबसे छोटा है। पहले जो दो हमने लॉ पढ़े थे उनके स्टेटमेंट थोड़े थे, लंबे थे, कम से कम 2-3 लाइन के तो स्टेटमेंट थे। इसका स्टेटमेंट केवल 1 लाइन का है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. स्टेटमेंट को पढ़ो और याद करो पहले स्टेटमेंट को। For every action there is equal and opposite reaction. कोई भी एक्शन होगा तो उसका एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमको हमेशा मिलेगा। अब एक्शन मतलब क्या? फोर्स। अगर कहीं पे हम कोई फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट इक्वल और अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर भी लगाएगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वही फोर्स इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। अपोजिट का मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमारी तरफ से फोर्स लगी और हमने उसको लगाई, वो जो लगाएगा वो हमें लगाएगा। यानी हमने जो लगाई उसका डायरेक्शन ये था, मार करके इस कैप का डायरेक्शन ये डायरेक्शन था, उसने जो लगाई वो ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इक्वल, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक फोर्स हमने लगाई, उसके बदले में हमको एक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमको मिलेगी वापस। तो यही इसका लॉ है, स्टेटमेंट तो यही है इसका। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसको करते हैं इरेज और इसको समझते हैं। और कई जगहों पे यूज होता है, जहां पे उन जगहों को देखते हैं कहां पे यूज हो रहा होता है। जब हम चलते हैं, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, तब किसी ने ऑब्जर्व किया कि हम वॉक किस तरीके से कर रहे होते हैं। मतलब जब हम वॉक कर रहे हैं तब हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वहां पे हम कर क्या रहे होते हैं जब हम वॉक कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कभी? मान लो ये रोड है या फिर कोई भी रास्ता है, कोई फ्लैट जमीन है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं असली का इंसान बनाऊं। यहां पे किसी को इंसान मान लो, ये एक इंसान है जो इस जमीन पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जब जमीन पे चल रहा है, मान लो यहां पे इसने कुछ शूज पहन रखे हैं। ठीक है, अब ये जमीन पे जब चल रहा होगा तब ये एक्चुअली कर क्या रहा होगा? इसके जो बॉडी है वो कर क्या रही है? वो बॉडी क्या कर रही है? इस रोड को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है। हम जब वॉक कर रहे हैं, वॉक करके देखो तुम क्या कर रहे हो एक्चुअली। जब वॉक कर रहे हो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? इस जो नीचे फ्लोर है, जो भी फ्लोर है, जो हॉरिजॉन्टल है, उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। हम उस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। पीछे की तरफ इस पे क्या कर रहा है ये इंसान? इसको ऐसे पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। अपने पैर को यूं रखेगा, मान लो इसका फुट है, यूं रखा, फिर इसको पीछे पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या? इसने इस पे फोर्स लगाया पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन अब सड़क जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो मूव तो कर नहीं सकता, वो तो अपनी जगह पे टिका हुआ है वहीं पे। तो वो क्या करेगा? जितना फोर्स इसने पीछे लगाया इतना ही फोर्स ये हॉरिजॉन्टल इस पे लगाएगा। ये क्या है? ये वो वाली फोर्स है, ये हमारी वो वाली फोर्स है जो इस आदमी ने हॉरिजॉन्टल पे लगाई। ये हॉरिजॉन्टल क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल या फिर मैं इसको रोड या कुछ भी कह लो जिसपे चल रहा है ये इंसान, ठीक है, ट्रैक कुछ भी कह लो। अब ये क्या है? इसने जो फोर्स लगाई, लेकिन अब ये रोड क्या करेगी? ये रोड इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो पहले इसका डायरेक्शन अपोजिट करते हैं।
तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया ये हो गया डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नीट्यूड इसका बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये वो वाली फोर्स है जो रोड ने लगाई, इस रोड ने जो फोर्स लगाया ये वो वाला फोर्स है, और ये वाला फोर्स क्या था जो इस इंसान ने लगाया। तो इस इंसान ने फोर्स लगाई पीछे की तरफ, रोड ने इसको फोर्स दिया आगे की तरफ। अब यानी कि क्या होगा, इसने रोड पे फोर्स लगाई लेकिन वो फोर्स इसकी हो गई वेस्ट। वेस्ट क्या हुई उसको, उसके बदले इसको एक अपोजिट फोर्स मिल गई। रोड तो अपनी जगह पे मूव कर नहीं सकती, अपनी जगह पे स्टेबल है, लेकिन इंसान तो मूव कर सकता है। तो रोड ने जो इस पर फोर्स लगाया उस फोर्स की मदद से ये आगे हो गया, ये आगे की तरफ मूव कर गया उस फोर्स की मदद से। इसने रोड को पीछे किया, रोड ने इसको आगे कर दिया, यानी इसने जो एक्शन किया उसके बदले इसको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिल गया। इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। और एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, असली गन तो किसी ने चलाई नहीं होगी, शायद 2-3 लोगों ने चलाई होगी इस वीडियो को देखने वालों ने, तो उनको भी समझ आएगा। पबजी वगैरह तो खेला ही होगा, पबजी या फिर कोई भी ऐसा शूटिंग का गेम, उसमें क्या होता है गेम में भी देखो, रियल में भी चलाइए तो वो भी समझेगा। जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, एक बुलेट है उसको हमने गन से फायर किया इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही हम इसको फायर करेंगे यहां पे कहीं पे बुलेट रही होगी शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में बुलेट कहां होगी, यहां पे कहीं पे होगी, शुरुआत में ये हमारी बुलेट होगी। तो जब इसको हमने फायर किया, जब बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट को हम फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी, लेकिन एक शॉक लगता है पीछे की तरफ, जैसे कि चलो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए। बुलेट को हम फायर करते हैं तो हमने ट्रिगर दबाया तो बुलेट आगे जाती है, लेकिन बंदूक पीछे रिकॉइल होती है इस तरीके से, ठीक है। गन चलाओ तो वो गन पीछे की तरफ बैक आती है, पीछे की तरफ बैक आती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऑब्जर्व किया हो तो ठीक है, नहीं तो समझने की कोशिश करो, या कहीं तो देखा होगा, किसी गेम में ही देखा होगा, किसी गेम में ही देखा होगा, रियल में नहीं। तो जब गन को हम चलाते हैं, गन को हम चला रहे हैं, तो गन को हमने फायर किया तो पीछे की तरफ एक शॉक लगता है, झटका लगता है हमको पीछे की तरफ। वो क्यों लगता है, क्योंकि हमने इस गन ने क्या किया, ये जो गन है हमारी, इसने क्या किया, इस बुलेट को आगे की तरफ इसने फोर्स लगाया, तो बुलेट क्या करेगी, इस गन पे भी पीछे फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब थोड़ा समझ में आया, इस लॉ से इसको समझो, इस लॉ को, ठीक है। इस बुलेट ने क्या किया, इस गन पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, ठीक है, इसको फायर करने के लिए, लेकिन ये बुलेट क्या करेगी, गन ने एक्शन किया तो ये बुलेट क्या करेगी, उसका रिएक्शन। बुलेट ने गन पे इधर की तरफ फोर्स लगाया इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ये गन, बुलेट आगे जाती है, इसलिए गन में पीछे की तरफ एक शॉक लगता है। अब ये कितना लगता है, लेकिन अब सोचो, सुनो, एक और पॉइंट है। अब बुलेट जो है वो तो बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर गई, वो तो बहुत तेज वेलोसिटी से गई, लेकिन गन जो है वो इतनी तेज वेलोसिटी से पीछे तो नहीं आई। तो ये वेलोसिटी का फर्क कैसे आ रहा है उसको समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से उसको समझेंगे। मोमेंटम जो क्वांटिटी है वो कंजर्व रहती है, वो ऐसा नहीं है कि फाइनल और इनिशियल मोमेंटम चेंज, मतलब देखते हैं, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक इक्वेशन सुनो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, यहां पे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मुझे वो गन वाला, इसी एग्जांपल से समझाते हैं। साइड में बना देता हूं डायग्राम ताकि उधर एक्सप्लेन कर सकें इसको, ठीक है। यहां पे हमारी बुलेट, बुलेट कहीं कभी यहां पे भी रही होगी बुलेट एक, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल मोमेंटम
और इनिशियल मोमेंटम का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसको एक तरीके से और समझो, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। उसी तरीके से ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी कि एक और स्टेटमेंट, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे समझ लो। मास के लिए ये हमने यूज किया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नहीं, थर्ड चैप्टर, हाँ। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई दो ऑब्जेक्ट है, पहले सब इसको हटा के इस एग्जांपल को समझा के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर ये एग्जांपल, बाद में समझेंगे इसको। कोई ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, तो एक ये बॉल है हमारे पास, एक ये छोटी बॉल है, ठीक है, बॉल है, ये समझ लो फुटबॉल है, और ये टेबल टेनिस वाली बॉल है। सन और अर्थ मान लो, कुछ भी मान लो, टकराएंगे अब ये दोनों। अच्छा, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, ठीक है, u1 मान लेते क्योंकि इनिशियली मूव कर रहा है, इनिशियली ये मूव कर रहा है, अभी शुरुआत हुई है, अभी हमने इसको देखा है। अभी क्या हुआ, जब ये टकराएंगे उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसके बाद इनकी कुछ और ही वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसीलिए इसको मैं थोड़ा पास में बना लेता हूं क्योंकि मुझे उधर जगह चाहिए थोड़ी सी। इस वाली की वेलोसिटी, बड़ी वाली बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे है u1, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, किस वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है। इसका मास है हमारा m1, इसका मास है m2, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये दोनों बॉल्स टकराएंगी, आपस में टकराएंगी, ठीक है। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद टकराने के बाद क्या हुआ, टकरा गई दोनों बॉल, ठीक है, अर्थ और सन टकरा गए, जो भी अज्यूम किया था, टकरा गए। अच्छा, अब क्या होगा, टकराने के बाद ये बॉल, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, दो बॉल ले लो और उनको टकराओ, बॉल आएंगी, टकराएंगी, और फिर क्या होगा, वापस जाएंगी। टकरा गई तो एक शॉक लगेगा, वापस जाएंगी। एक छोटी बॉल लेना, एक बड़ी बॉल को लेना, दोनों टकराएंगी तो बड़ी बॉल तो थोड़ा कम की जाएगी, छोटी बॉल लेकिन बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी। टकराने के बाद इन पे एक फोर्स लगेगी, टकराई फिर वापस चली गई, फिर टकराई, अगर टकराई है, रबर की बॉल है, मान लो रबर की बॉल है, ठीक है, रबर की बॉल तो टकराई। बैट पे क्या होता है, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्रिकेट तो खेला होगा या फिर कोई तो गेम खेला होगा जहां पे कुछ ऐसा होता है कि कोई एक रैकेट होता है या बैट होता है, उसमें बॉल आके स्ट्राइक करती है, कुछ तो गेम होगा उस टाइप का खेला होगा। तो उसमें क्या होता है, बॉल आके टकराई, उसके बाद क्या होता है, वो टकराने के बाद फिर वो वापस चली जाती है, टकराई, कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद वापस चली गई। टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन, कोलिजन हो गया, फिर उसके बाद वापस चली गई। यहाँ पे भी एक कोलिजन हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये बॉल वापस चली जाएगी, ये बॉल इधर चली जाएगी। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा, इनकी वेलोसिटी जो होंगी वो चेंज हो चुकी होंगी, वेलोसिटी जो होंगी वो चेंज हो चुकी होंगी, जितनी से आ रही थी उतने से वापस नहीं जाएंगी अब ये। अब क्या होगा, मान लेते मास तो कांस्टेंट है, m1 है इसका मास, और इसका मास m2 है अभी भी, लेकिन जब ये इधर जाएगी, अब इसकी वेलोसिटी इधर जो हो गई वो मान लेते हैं v2 हो गई, इसकी हो गई v1, यहाँ पे u1 थी, ये v1 हो गई, u2 से v2 हो गई। मास अभी कांस्टेंट है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत सिंपल है, समझ लेना, अभी और समझते हैं उसको। कोई भी एक्शन होगा तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा। तुम अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी उल्टा थप्पड़ मार देगा, उतना ही मैग्नीट्यूड में मारेगा, हो सकता है ज्यादा ही पड़ जाए, वहां पे थोड़ा सा ये लॉ फेल हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन ये फॉलो, समझ जाओ, मैक्सिमम केसेस क्या, फिजिक्स में तो फॉलो होगा, लेकिन रियल लाइफ में अगर थप्पड़ मारोगे तो हो सकता है उल्टा पीट जाए, ठीक है। इस हेडिंग को हटा देता हूं मैं, इसकी जगह हेडिंग लिख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में क्या होगा हमारा, m1 u1, यानी इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम, इस बॉल का इनिशियल जो मोमेंटम है m1 u1 होगा, इसका मास और इसकी वेलोसिटी, मास और इसकी वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट m1 u1, ये क्या है m1 u1, ठीक है। ये क्या है, इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम m2 u2 बोलते बोलते आदत पड़ गई यूट्यूब की, m2
और U2, ठीक है, M2 U2 हो गया और ये M1 U1 हो गया, इनके इनिशियल मोमेंटम होगा, इनका मैंने कर दिया सम, बीच में क्या लगा दिया मैंने प्लस, इज इक्वल टू होगा M1 V1 प्लस M2 V2, मतलब इनके फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर, इनके इनिशियल मोमेंटम्स का सम जो होगा वो इनके फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा यही है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस इक्वेशन को नोट करो और इसको याद भी करना है, इस इक्वेशन को, यही मेन इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। और एक उसको भी फॉर्मूले को याद रखना है, वो वाला जो हमारा फॉर्मूला था, कौन सा, पिछले लेक्चर का, F इज इक्वल टू ma, वो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यही वाले हैं, एक तो F इज इक्वल टू ma, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर सेकंड नंबर पे आता है ये वाली इक्वेशन पूरी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, इस इक्वेशन को भी याद करना है। हो गया, इसको थोड़ा लिख लिया। अच्छा, अब इसमें पूरा थोड़ा समझते हैं, इसमें यहाँ पे हुआ क्या गया, यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बनी, ठीक है। अब सुनो, जब यहाँ पे कोलिजन हुआ, जब ये दोनों टकराए, ये इस बॉल के, जब ये दोनों टकराए, कोलिजन हुआ, तब इस बड़ी वाली बॉल ने क्या किया, इस छोटी वाली बॉल पे एक फोर्स लगाया, इस बड़ी बॉल ने इस छोटी वाली पे एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, और इस छोटी वाली ने भी इस बड़ी वाली बॉल को इधर की तरफ फोर्स लगाया। क्यों, समझो, बड़ी वाली बॉल ने जब छोटी वाली में फोर्स लगाया तो छोटी वाली भी तो उस एक्शन का रिएक्शन देगी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, इसने एक्शन किया, एक फोर्स लगाया, तो छोटी वाली क्या करेगी, उसके अपोजिट फोर्स लगाएगी, एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स, एक्शन का एक रिएक्शन होगा, तो इसने एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। अच्छा, मान लो इस बॉल को मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, बड़ी वाली बॉल है A और छोटी वाली बॉल है E, वो B। अच्छा, FAB, FAB क्या होगा, FAB हमारा वो फोर्स है जो B ने लगाया A के ऊपर, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, B ने जो A की तरफ फोर्स लगाया, मतलब छोटी वाली ने बड़ी वाली पे जो फोर्स लगाया, छोटी वाली ने बड़ी वाली पे जो फोर्स लगाया वो क्या है, FAB। अच्छा, यहां पे मैं लिख रहा हूं FBA, FBA यानी इस बड़ी वाली ने छोटी वाली पे जो फोर्स लगाया, बड़ी बॉल ने छोटी बॉल पे जो फोर्स लगाया वो है हमारा FBA। अच्छा, अब इनमें अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमको, क्या कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब इसको समझो ये कैसे आया, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, FAB इज इक्वल टू माइनस में FBA, इस माइनस का मतलब और कुछ नहीं है, इस माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है ये बस, कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते थे कि माइनस को यहां पे लगा देते, यहां पे इस माइनस को लगा दें, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है इनका, अगर एक को हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। और मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को बात ही ना करें हम, डायरेक्शन की बात ही ना करें, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, इक्वल टू लगा हुआ है, यानी FBA, F ऑन फोर्स ऑन B ड्यू टू ए फोर्स ऑन A ड्यू टू B, B ने A के ऊपर जो फोर्स लगाया इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A, A ने B के ऊपर जो फोर्स लगाया, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। फर्क किस चीज का है, बस डायरेक्शन का फर्क है, इसमें आ गया माइनस, डायरेक्शन का फर्क है, ठीक है। इस इक्वेशन को खोलते हैं, ये क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, MA, F इज इक्वल टू क्या होता है, MA, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब इस B ने क्या फोर्स लगाया होगा, B ने जो फोर्स लगाया वो क्या होगा, B ने क्या फोर्स लगाया होगा, B का मास कितना है, m2, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो B का हुआ, B का एक्सेलरेशन अभी देखेंगे, इज इक्वल टू माइनस में इसका क्या होगा, इस केस में m1, और इसका एक्सेलरेशन, इसको A2 मान लेता हूं, इसको A1 मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने उस F इज इक्वल टू MA से इसको ओपन कर दिया, m2 कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉल, इस सेकंड वाली छोटी वाली बॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा V अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी।
इसकी वेलोसिटी क्या चेंज हुई है, u2 से v2 हो गई, u2 से v2 हो गई, मतलब v2 जो है वो फाइनल है, तो फाइनल v2 माइनस इनिशियल u2 अपॉन t, ये क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू माइनस में m1 और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वाली बड़ी वाली बॉल का u1 से v1 हो गई, u1 थी v1 हो गई, यानी v1 हमारी फाइनल है, u1 हमारी इनिशियल है, v1 माइनस u1 अपॉन t, ठीक है, t से t तो कैंसिल हो जाएगा, t से t तो हो गया कैंसिल, ठीक है, इसका m2 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, m2 v2 माइनस m2 u1 इज इक्वल टू क्या है हमारा m1 v1 माइनस में m1 v1 प्लस m2 वो m1 u1, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस का भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं रीअरेंज करने के लिए, इस u1 वाले टर्म को इधर भेज देता हूं, इस वाले को इधर ले आता हूं, समझो ये वाला जो टर्म है m1 u1 वाला, इस m1 u1 वाले टर्म को मैं इस वाले को ये m2 u2 वाला टर्म मैं इधर भेज देता हूं, मतलब मुझे क्या करना है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी वाले टर्म एक तरफ चाहिए और फाइनल वेलोसिटी वाले टर्म एक तरफ चाहिए, तो ये वाला टर्म, इस पूरे को मैं इधर ले आऊंगा और इस वाले को मैं इधर भेज दूंगा, ये करूंगा मैं, इस वाले टर्म को इधर ले आऊंगा, इस वाले टर्म को इधर भेज दूंगा, तो अब इसको कहीं पे इरेज करते हैं, इस डायग्राम को मैं इरेज तो नहीं कर रहा, ऊपर कहीं पे लिख देता हूं, या फिर ये एरो मिटा के यहां लिख देता हूं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, तो पहले इसको तो यहां में कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो इसको ऐसे लिखते हैं m2 v2, इसको इधर ले आया, इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में इधर आके इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस m1 v1 ये हो गया, ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, m1 u1, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में था, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा उधर जाके, प्लस m2 u1, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है सिंबल में, कहीं पे साइन में कुछ, हाँ देखो यहां पे ये क्या है u2 है, यहां पे u2 आएगा, सॉरी यहां पे वो u2 लिखा हुआ था, यहां पे u1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब जरा मैच करके देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये जो था हमारा ये कुछ मैच हो रहा है, इसको इधर ले दो, इसको इधर ले दो, बात तो एक ही है, इक्वल टू के इधर भी सेम है इधर भी सेम है, यही वाली इक्वेशन आ गई हमारी निकल के, ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था यही हमारा निकल के आ गया, तो ये क्या है, ये उसका डेरिवेशन समझ लो, ये क्या है उसका डेरिवेशन है ये पूरा, ये क्या है हमारा डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने क्या किया, फोर्स पहले इनमें टकराए तो इनमें फोर्स देखा, जितना फोर्स इसने लगाया उसका नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स दूसरे ने लगाया, फोर्स की इक्वेशन, फोर्स का फॉर्मूला लगाया हमने F इज इक्वल टू ma वाला, तो ma निकाला, इधर भी ma निकाला, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, इस फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, कैसे, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल माइनस वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, t से t कैंसिल हो गया हमारा, इक्वेशन को ओपन कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस m1 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया, इधर के टर्म्स को इधर लाए, इसको उधर ले गए, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बनके आ गई, इस डेरिवेशन को नोट करो कम से कम 3 बार इसको देख के लिखो, ऐसे ही देख के बार बार 3 बार लिखो, 3 बार लिखना है इसको देख के, फिर 2 बार लिखना है इसको बिना देखे, 3 बार देख के और 2 बार बिना देखे, अपने आप याद हो जाएगा, फिर कभी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा, अगर ऐसा कर लिया तो अपने आप बिल्कुल याद हो जाएगा, पक्की बात है, फिर इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा परमानेंट याद हो जाएगा, स्टेप याद करो कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, डेरिवेशन को देखो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, डेरिवेशन को किस तरीके से, मतलब डेरिवेशन को समझना चाहिए, डेरिवेशन ऐसे मत रटो कि पूरी कैलकुलेशन रट रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट देखो, हमने स्टार्टिंग क्या की, इस डायग्राम को समझना है पहले, तो हमको इस डायग्राम को समझेंगे, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ दोनों के बीच में, इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, कोलिजन के बाद यहाँ पे u1 थी, यहाँ पे v1 हो जाएगी, यहाँ पे u2 थी, यहाँ पे v2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें क्या होता है,
जितना एक्शन होता है उसका अपोजिट इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो वही यहाँ पे हमने अप्लाई किया, एफ ए बी यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बी ने जो ए पे फोर्स लगाया, बड़ी वाली बॉल ने छोटी वाली बॉल पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स इसने लगा दिया। ये हमको याद रखना है कि ऐसा हमको लिखना है शुरुआत में, ठीक है। उसका क्या, एक फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स उसको खोल देंगे, फिर एक्स a2 की जगह पे वैल्यू रखेंगे उसकी, a1 की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे। a2 क्या है हमारा, ये फोर्स ऑन a ड्यू टू b, फोर्स ऑन a ड्यू टू b। तो ये फोर्स लगाई किसने, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लग किस पे रही है, a पे, लगा कौन रहा है, b जो है हमारा वो फोर्स लगा रहा है हमारा। तो ठीक है, इस तरीके से इक्वेशंस को इक्वेट करके फॉर्मूला खोल देंगे, फाइनल हमारा आंसर आएगा। फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू रख के अंदर मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करनी है। फिर कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं, कैलकुलेशन रटना मत कि कैलकुलेशन रट रहे हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई होके यही टर्म आएगा, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर समझ लिया इसको कि इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, फिर बाद में अपने आप सोच के अपने दिमाग से कैलकुलेशन करनी है फिर कि हाँ इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, इसको उधर ले गया, इस टर्म को इधर ले आए, तो अपने आप ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाकी सबका अपना अपना तरीका है, किसी को किसी तरीके से याद होता है, किसी को किसी तरीके से याद होता है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा परमानेंट इसी तरीके से याद करो, ठीक है। डेरिवेशन को इरेज करें। अच्छा, डेरिवेशन को हटाते हैं, अब आते हैं अपने उस बुलेट और गन वाले एग्जांपल पे, गन और बुलेट वाले एग्जांपल पे। उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी वेलोसिटी से हमारी बुलेट आगे निकली, उतनी ही वेलोसिटी से गन जो है वो पीछे क्यों नहीं आई, क्योंकि फोर्स तो बराबर लगाया, बुलेट ने भी उतना ही फोर्स लगाया, तो वो गन जो है वो उतनी वेलोसिटी से पीछे क्यों नहीं आई, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखा रहने दो, ये हमारी गन है, ठीक है। यहां पे है कोई बुलेट इनिशियली, फिर फाइनली वो बुलेट क्या हो गया, यहां पे फाइनली वो फायर हो गई बुलेट, ठीक है। फाइनली बुलेट क्या हो गई, फायर कर दी गई। अच्छा, इस गन का मास मैं m1 मान लूं, इस बुलेट का मास मैं m2 मान लूं, ठीक है। और हमें क्लियरली पता है कि गन का जो मास है m1 जो है, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये बात तो हमें पता है ना कि m1 जो है वो m2 से बड़ा है, यानी गन का जो, गन तो भारी होगी ना, गोली से तो बंदूक भारी ही होगी, बुलेट के कंपैरिजन में तो गन हमारी हैवी होनी चाहिए, ठीक है। तो m1 इज ग्रेटर देन m2, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखो यही वाली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। m1 हमारा गन का मास और इनिशियली गन की वेलोसिटी कितनी है, जब बुलेट गन के अंदर है तब गन की कुछ वेलोसिटी है, कोई फोर्स लग रहा है वहां पे, कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये टर्म हो गया जीरो, u1 जीरो है, प्लस m2 बुलेट का मास और u2, अब इनिशियली क्या है हमारा, बुलेट हमने फायर तो की नहीं, वो तो गन के अंदर है, तो यानी वो भी उस टाइम रेस्ट पे, वो भी मूव नहीं कर रही, यानी ये टर्म भी जीरो, इज इक्वल टू क्या है, m1 v1 क्या है, वो वेलोसिटी जिससे ये गन पीछे की तरफ आई, v1 वो वेलोसिटी है जिससे पीछे की तरफ आएगी, और प्लस m2 v2 वो वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी है, ये जिस वेलोसिटी से निकली, ये बुलेट जो इस वेलोसिटी से गई, मान लो 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से गई ये बुलेट, तो 100 मीटर पर सेकंड की हमारी v2 है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, v2 इज इक्वल टू हो गया जीरो, ठीक है। अच्छा, यानी m1 v1 इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊं माइनस में m2 v2, माइनस में m2 और v2। अब देखो माइनस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये इधर गई है तो गन जो है वो हमारी पीछे की तरफ आएगी, बुलेट आगे गई तो गन पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। तो माइनस का मतलब और कुछ नहीं है, वही है डायरेक्शन। अच्छा,
अब m1 जो है हमारा वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में, m2 के कंपैरिजन में, ठीक है। m1 जो है हमारा वो हमारा m2 के कंपैरिजन में बड़ा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, m1 बड़ा है ना हमारा, तो इस m1 को अगर मैं m2 का इधर डिवाइड लगा लूं, m2 का मैं इधर डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये नंबर जो बनेगा ये नंबर हमारा 1 से बड़ा होगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है भाई? चलो ऐसे समझो, कोई एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर मान लो 10 है और 5 है, इसका मास मान लो कुछ भी 10 है और इसका 5 है। बड़े नंबर में जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तब वैल्यू हमेशा 1 से तो बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू क्या है 2 आएगी। और अगर छोटे नंबर में बड़े से डिवाइड करोगे, अगर मैं 5/10 कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.5। इतना इस तरीके से समझ में आ रहा है? चलो अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं अभी दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, पहले इस तरीके से समझो। यानी इसको इससे अगर डिवाइड कर दें हम तो वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी आएगी, या फिर अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो वैल्यू जो होगी 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी आएगी मतलब फ्रैक्शन में जो होगा वो बड़ा नंबर आ जाएगा, डिवाइड में बड़ा नंबर आएगा। v1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, यहां पे मैंने m1 आएगा, यहां m1 था, m1 को मैंने इधर भेज दिया, m1 चला गया इधर। अब क्या हुआ, m1 अगर जितना ज्यादा होगा, यानी मास ऑफ गन जितना ज्यादा है उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। देखो अगर यहाँ पे 100 है मान लो, ये पूरा टर्म 100 है हमारा मान लो। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, साइन तो हमारा डायरेक्शन बता रहा है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ये अगर हमारा 100 है मान लो ये पूरा टर्म, तो m1 अगर हमारा बड़ा होगा ना, v1 = 100 अपॉन m1, मैंने ऐसे मान लिया इस पूरे को, ये जो पूरा है m2 v2 इसको मैंने मान लिया 100 है समझाने के लिए अभी। तो यानी अब देखो m1 जितना बड़ा होगा v1 उतना छोटा होगा, m1 जितना बड़ा होगा v1 उतना छोटा होगा। m1 की वैल्यू रखो 10, 10 जब इसकी वैल्यू होगी 10 से 10 कैंसिल हो गया, v1 की वैल्यू आ गई 10, ठीक है 10 आई, जब 10 रखा यहाँ पे 10 पे क्या आई 10 आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे 20 रखोगे, 20 रखोगे यहाँ पे कैंसिल होगा 5 बार, तो यानी 20 के लिए क्या आई 5। अब देखो कम हो गई, हमने m2 को बढ़ाया तो v1 अपने आप कम हो गया, 25 कर दोगे यहाँ पे तो क्या होगा ये 4 आ जाएगा, 25 के लिए 4 आएगा, मतलब ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा। यानी बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्यों कम हो गई भाई, हमने क्या सोचा था कि जितनी से ये आगे जाएगी उतनी से ये पीछे आएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो कम आई। ऐसा तो नहीं है कि हमने 100 मीटर पर सेकंड से उधर बुलेट चलाई, 100 मीटर पर सेकंड से हमारी गन उधर चली गई दूसरे डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं होता, गन तो हमारे हाथ में ही रहती है, ठीक है। तो ऐसा वेलोसिटी गन की कम क्यों है, इसीलिए कम है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका मास जो है वो बुलेट के मास से ज्यादा है। उसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी रिकॉइल वाली वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी इसको कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अगर बहुत ही हैवी गन ले लें, एक टैंक ले लें, बड़ा सा टैंक है हमारा और उसमें से एक छोटी सी बुलेट को फायर करते हैं बहुत कम मास की, तो टैंक की तो रिकॉइल वेलोसिटी लगभग 0 होगी, टैंक रिकॉइल नहीं होगा इतना जल्दी, टैंक रिकॉइल नहीं होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा ये होगा उतना कम ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसका एक, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, इसमें वैल्यू दे देता हूं, एक काम करो वैल्यू से समझते हैं। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू पुट कर दूं इसमें मान लो इसका मास है हमारा, गन का मास है 5 kg, 5 किलो की हमारी बंदूक है, बुलेट का मास है हमारा 0.1 kg, 100 ग्राम, यानी 0.1 kg है हमारा बुलेट का मास। इसकी वेलोसिटी है मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी रिकॉइल वाली वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी वो निकालनी है। अच्छा हमें एक क्वेश्चन क्या पता है, m1 v1 = -m2 v2, ये एक क्वेश्चन हमको पता है, m1 v1 = -m2 v2। इसी क्वेश्चन का हम यूज करते हैं। m1 क्या हमारा गन का मास है, ठीक है, इसकी वैल्यू रखो 5 इंटू v1 हमें निकालना है, v1 की वैल्यू नहीं पता हमको, इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा माइनस की, माइनस क्या है, माइनस हमारा अभी भी डायरेक्शन नहीं बता रहा है, अभी समझते कैसे। देखो
m2 क्या है हमारा, बुलेट का मास है 0.1 रखो, 0.1 इंटू v2 क्या है हमारा 100 हो गया। इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, v1 की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, और आ गया माइनस में क्योंकि ये माइनस भी था। अरे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, इस 5 को इधर डिवाइड में ले जाओगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 आ गया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। यानी v2 की जो v1 की जो वैल्यू आई, वेलोसिटी ऑफ गन, वो आई हमारी 2 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड से हमारी बुलेट गई थी, लेकिन गन जो है 2 मीटर पर सेकंड से पीछे आएगी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे आई गन। अब माइनस का मतलब क्या है, अब भाई वेलोसिटी भी तो हमारी वेक्टर है, फोर्स अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है, उसका भी डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। तो हमने इस वाले डायरेक्शन, इसको हमने पॉजिटिव ले रखा है, हमने इसको पॉजिटिव लिया शुरुआत में, इसको हमने पॉजिटिव लिया। अब ये वाला जो इसका जो डायरेक्शन है, इसका ये तो इधर है ना, ये इधर जा रहा था, ये इधर आया, तो देखो डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, डायरेक्शन अपोजिट की वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे आया है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉइलिंग वेलोसिटी अगर निकालनी हो, गन का मास जितना ज्यादा होगा उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी उतनी कम होगी, इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। जैसे पिछले वीडियो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा था, एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ जा रहा था, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, दूसरे को इंक्रीज करोगे तो पहला डिक्रीज हो जाएगा, दूसरे को इंक्रीज पहला डिक्रीज, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। इस तरीके से इनवर्स चलता है, उसमें क्या है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ कम होते हैं, इसमें एक इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो बस आज की वीडियो में इतने ही कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट वीडियो एंड करने से पहले थोड़े और मैं बता देता हूं कहां पे यूज होता है। ये कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट जब लॉन्च होता है कैसे यूज होता है, ठीक है, रॉकेट जब, ये मान लो रॉकेट है, कोई रॉकेट जब लॉन्च होगा तो रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट में से फायर निकलेगी, यहाँ पे रॉकेट फायर कर दिया, रॉकेट में से आग निकली, तो ये फायर क्या करेगी, यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये फायर, इस रॉकेट है, ये मान लो मार्कर रॉकेट है, यहां से आग निकली तो इसने क्या किया, ग्राउंड की तरफ एक फोर्स लगाया फायर ने, ग्राउंड क्या करेगा, वही फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन चेंज करके, इस फायर ने यहां फोर्स लगाया, ये क्या करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा रॉकेट पे, इसने एक फोर्स नीचे लगाई, ग्राउंड ने एक फोर्स ऊपर लगाई, तो ग्राउंड तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो वहीं पे है, तो वो तो फोर्स क्या है, इस वजह से खर्च हो गई, लेकिन क्या है, ये तो ऊपर जा सकता है, इसमें जो फोर्स लगी वो इसको ऊपर ले जाएगी। रॉकेट लॉन्चिंग में यूज होता है, हमारे चलने में यूज होता है। और भी एग्जांपल ढूंढो अपनी तरफ से एग्जांपल ढूंढो और भेजो मुझे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तीनों लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही 3 लॉ है हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।